साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री मोदी झुक गए हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया है? ये ऐसा सवाल है दोस्तों जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आपको एक जैसा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ भारत की अगर बात कहूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी विरोधी ही लिख रहे हैं, बल्कि जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो भी लिख रहे हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज रखने जा रहा हूं दोस्तों। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, ये मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। अगर आपको मोदी जी के बारे में सिर्फ अच्छा ही सुनना है तब तो फिर आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं कि देखिए हकीकत कैसे बदल रही है, चीजें कैसे बदल रही हैं, तो फिर आप पूरा वीडियो देखिएगा। आज मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं और एक ऐसे राज से पर्दा उठा रहा हूं दोस्तों जो आपको शायद कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम। इसी निवेदन के साथ मैं पहले दोस्तों आपको कुछ ना वो थंबनेल दिखाता हूं जो आजकल यूट्यूबर बनाते हैं, बाकी लोग बना रहे हैं, और सारे के सारे बड़े पत्रकार मैं सबके दिखाता हूं कि क्यों कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। एक तो होता है कि सवाल पूछ ले कि क्या मोदी जी झुक गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा आप एक एक करके देखिए। मैं रवीश कुमार से शुरुआत करता हूं दोस्तों। राहुल के आगे झुकना पड़ा शाह को। आप हाल की कई घटनाओं को देख सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी पुलिस थाने पहुंचे राहुल गांधी और कुछ घंटे बैठे रहे, उसके बाद पुलिस वाले झुक गए, शाह झुक गए। आप देखिए, इसको देखिए, अभिषार शर्मा को देखिए। मैं दो एक साथ दिखा रहा हूं। गुजरात लॉबी की बड़ी हार, राहुल अगला निशाना, अमित शाह का इस्तीफा। फिर दूसरा वाला देखिए, राहुल के सामने झुके अमित शाह, दर्ज हुई एफआईआर। मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। इसके बाद इनको देखिए, दीपक शर्मा, आप लगातार जानते हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मैं सुनता जरूर हूं इन लोगों को, सबको सुनता हूं। अगर समय कम हो तो स्कैन करता हूं, लेकिन देखता जरूर हूं। दीपक शर्मा, अमित शाह को लेकर राहुल का अगला टारगेट क्या? निशाना सही लगा तो गिर सकती है सरकार। फिर ये देखिए, राहुल ने आज घेर लिया अमित शाह को। ऐसे भरे पड़े हैं। आपको पुण्य प्रसून वाजपेयी का दिखाता हूं। क्यों अचानक माननी पड़ी राहुल की सारी मांगे, किसका कॉल आया? ये सब तो एंटी है, ये आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन मैं राष्ट्रवादियों में कुछ का दिखाता हूं, और कुछ का क्या, मैं सिर्फ एक उदाहरण दिखाता हूं। ये आपका अखबार प्रदीप जी हैं, मैं खूब सुनता हूं इनको। और निश्चित रूप से जो राष्ट्रवादी पत्रकारों की श्रेणी है उनमें इनका एक बड़ा विशिष्ट स्थान है। क्या लिखा है? सड़क से डरती सरकार। ये कहीं गलत नहीं लिख रहे, ये भी मैं आपको बता दूं। दूसरा दिखाता हूं इन्हीं का। 12 साल में दूसरी बार झुके मोदी। आप भी जानते हैं कब कब झुके, कैसे झुके। भाई, कृषि आंदोलन से ले लीजिए ना आप, और अभी धर्मेंद्र प्रधान। और आप अगला वाला देखिए, ये सत्य हिंदी का, ये आखिरी आपको दिखा रहा हूं। आंदोलन की बड़ी जीत, झुक गए मोदी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब यहां पर एक सवाल आपके सामने रखता हूं दोस्तों। क्या वास्तव में लोगों ने, जो आंदोलनकारी है उसकी बात कह रहा हूं, जो विपक्ष है उसकी बात कह रहा हूं, क्या वास्तव में इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को झुका दिया, या मोदी जी खुद से झुक गए? ध्यान से समझिए, इस सवाल का अंतर समझिए दोस्तों। यह तो मान लिया मैंने भी कि मोदी जी झुक गए, लेकिन क्या लोगों ने झुका दिया या मोदी जी खुद झुक गए कि हाँ भाई उन्होंने चुना कि हाँ भाई मेरे को झुक जाना है? दोनों में फर्क है। मैं कुछ सवाल और रखता हूं दोस्तों। भाई, कोई भी आदमी, कोई भी राजनेता अगर किसी भी बात से डरता है, किसी भी, एक सामान्य यूनिवर्सल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, तो वो किस बात से डरेगा? भाई, या तो वो भ्रष्टाचारी हो, वो डरेगा कि नहीं नहीं यार झुक जाओ। उसको अपने खानदान में किसी की चिंता करनी हो कि भाई मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, वो झुक जाएगा। उसे अगर कोई दूसरा स्वार्थ हो उसका कि भाई इसके आगे हमको अभी बहुत आगे जाना है, तो वो झुक जाएगा।
क्या प्रधानमंत्री मोदी किसी भी कैटेगरी में फिट बैठते हैं? सोचिए ना, एक पैसे का भी भ्रष्टाचार है क्या? वो पैसा किसके लिए इकट्ठा करेंगे? क्या उनके परिवार में कोई है जिनको उनको देना है? क्या उनको इसके बाद कोई बहुत बड़ा और कोई पद मिल जाएगा? कुछ भी नहीं दोस्तों। ये सवाल ध्यान से समझ लीजिए और इन्हीं में आपको जवाब अभी देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। पूरी दुनिया में क्या नैरेटिव चल रहा है, जरा आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं। ये देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स का है। क्या लिखा है? इंडियाज जेंजी प्रोटेस्टर्स पंक्चर नरेंद्र मोदीज ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी। हमारी अंग्रेजी खराब है थोड़ी सी। क्या लिखा है कि इंडिया के जेंजी ने नरेंद्र मोदी का जो एक ऑरा है कि वो अजेय रहते हैं हमेशा, उसको तोड़ दिया है। देखिए, ये जजमेंटल आर्टिकल है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये मान लिया गया कि मोदी जी झुक गए। सबने मान लिया, उधर वाले ने भी मान लिया, इधर वाले ने भी मान लिया। अब मैं आपके सामने कुछ जवाब देता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जी वास्तव में झुक गए खुद से या किसी ने दबाव से झुका दिया। प्रधानमंत्री मोदी को दोस्तों 12 साल हो चुके हैं। 12 साल, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो 5 साल के बाद उसकी लोकप्रियता वहीं बरकरार रहे। आपको भारत का उदाहरण देता हूं। भाई, भारत में नेहरू की जीत का जो मार्जिन है ना, वो भी गिरता चला गया था। याद रखिएगा, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी गिर रही थी। इंदिरा गांधी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। और दुनिया में कोई नेता नहीं है दोस्तों सिवाय नरेंद्र मोदी के। लेकिन 12 साल का वक्त ऐसा होता है कि लोग देखते देखते भी उब जाते हैं। बदलाव तो जीवन का क्षण होता है ना दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो जेंजी की बात हो रही है ना हर जगह इस दुनिया में, इस धरती में, जेंजी की उम्र क्या है पहले समझिए। 1997 से 2012 तक, यानी उनकी उम्र 14 साल से 29 साल। प्रधानमंत्री कब बने नरेंद्र मोदी? 2014 में। और जेंजी की उम्र कब तक है? 2012 तक। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या ये जो जेंजी है, इनको कांग्रेस का कार्यकाल और खास करके यूपीए का जो शासनकाल है उसके बारे में पता होगा कि किस तरीके से एक महाभ्रष्ट सरकार काम कर रही थी 10 साल तक। क्या कल्पना कर सकते हैं? 10 साल तक एक ऐसी सरकार चल रही थी जिसने भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अल्फाबेट बना दिया था, ए से बी से जेड तक। बिल्कुल ऐसी सरकार जो पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो गई थी। यानी जेंजी उस युग को भूल चुकी है और नरेंद्र मोदी के साथ 12 साल हो चुका है। यानी देखते देखते भी आदमी उब जाता है। मैं बता रहा हूं कहां पर जाकर के नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। अब आपको मैं लेके आता हूं 2014 में। भाई, मोदी जी जीते। उन्होंने क्या कहा था कि हमको गड्ढे भरने में बहुत समय चाहिए। यानी 2014 से 2019 का जो कार्यकाल था दोस्तों, वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था। फिर 2019 से 2024 क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि अब हम आकांक्षाओं के लिए काम करेंगे। यही था ना, 2014 से 2019 आवश्यकताओं के लिए काम करेंगे और 2019 से 2024 तक आकांक्षाओं के लिए काम करेंगे। अब 2024 से आगे चल रहा है, अभी भी आपकी सरकार है, आपको प्रचंड जीत मिली। एक गठबंधन के नाते अगर देखा जाए तो मोदी जी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। अब इन्होंने जो टारगेट सेट किया है दोस्तों, अगला टारगेट वो क्या है? 2047 का। भाई, 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य तय किया गया है। आप जरा बताइए दोस्तों, जो जेंजी है इस समय का, क्या वो 20 साल 21 साल बाद के लक्ष्य के तहत काम करने का इतना संयम है क्या उनके पास? देखिए, मोदी जी ने बहुत बढ़िया
दिया, हम लोगों के लिए भी है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है दोस्तों, क्या वो 21 साल आगे का सोच करके काम करेगी? वो तो बहुत जल्दी में है। आप अपने घर में देखिए ना बच्चों को, किसी भी जो इस समय जो बच्चे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जरा देखिए वो कितनी जल्दबाजी में है। वो तुरंत सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं। और मोदी जी ने क्या टारगेट दिया है? 2047 का दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जेनजी इस समय सब्र करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और यही सारे लोग भी रिपोर्ट में दे रहे हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसियां है ना, वो यही उसको आगे बढ़ा रही है, सुलगा रही है कि भारत का जेनजी ये चाहता है, भारत का जेनजी वो चाहता है। यही सारी चीजें कर रही हैं और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कैसे बढ़ती है मैं आपको बताता हूं। 2014 से कार्यकाल से पहले का समय चले जाइए आप। अब जानते हैं उस समय भूखमरी से मरने की नौबत आती थी। आज मोदी जी पे इल्जाम क्या है कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में खाना देते हैं। आप सोचिए, उस समय भूख से लोग मर जाते थे और आज मोदी जी पे इल्जाम आप लगा रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देते हैं। यानी लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। कल जिसके पास एक साइकिल होगी वो चाहता होगा हम बाइक लें, जिसके पास बाइक है वो चाहता होगा कार लें। यानी लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं, आपको एकदम क्लियर कट पिक्चर सामने आएगा दोस्तों। भाई, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, हेडलाइन पढ़ लीजिए। रॉकेट बना भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, कितना हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, टॉप 5 देशों में हमसे पहले कौन। ये पुरानी खबर नहीं बता रहा दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं आपको। जो लेटेस्ट आंकड़ा है कि जो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है वो रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा है। और पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया है, ये बात है। लेकिन इसी विदेशी मुद्रा भंडार में आपको एक याद दिलाता हूं दोस्तों, हमारे जो जनरेशन है उसको याद नहीं होगा। भाई, यही मनमोहन सिंह थे, वित्त मंत्री थे, यही कांग्रेस की सरकार थी। और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना गिर चुका था दोस्तों, इस जगह पहुंच चुका था कि तेल खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर हम लोगों ने भीख मांगी। जानते हैं ब्रिटेन ने क्या कहा कि विदेशी मुद्रा चाहिए आपको, डॉलर चाहिए, तेल चाहिए, पहले सारा सोना लाके यहां गिरवी रखो, बेइज्जत करने के लिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बहुत अमीर देश था, पाकिस्तान भी भूखमरिया का शिकार था। उसको नहीं कहा किसी ने कि अपना सोना लाके गिरवी रखो। ये कांग्रेस की सरकार के समय दोस्तों इन विदेशी शक्तियों ने कहा कि पहले सोना गिरवी रखो। और सोना गिरवी रखा गया क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये फॉरेन एक्सचेंज रॉकेट की गति से आगे बढ़ रहा है। अब यहां फिर एक सवाल कि क्या ये सब कह करके मोदी जी बच जाएंगे? भाई, मोदी जी में मान लेते हैं कि मोदी जी है तो होगा ही, मोदी जी तो कर ही देंगे। उनको अंदाजा ही नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में कैसे काम होता है। भाई, अभी हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं ना, सैलरी देने को पैसे नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार में। यानी मोदी जी के लिए चुनौतियां फिर भी कम नहीं हो रही। इतना सब कुछ करने के बाद चुनौतियां बढ़ रही। अब यहीं पर आकर के दोस्तों ये कहना पड़ेगा कि मोदी सरकार को नए जमाने के हिसाब से ढलना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, स्कूल की समस्या। भाई, जेनजी को जगा दिया, अब तो जेन अल्फा भी काम कर रही है। आप जानते हैं ना कितने स्कूलों में जेन अल्फा कूद पड़ी है। ये बल्कि अच्छी चीज है, मैं बताता हूं। ये मोदी जी तो नहीं करेंगे जा करके, लेकिन किसी के पास तो जिम्मेदारी है ना, उनको ये दायित्व लेना ही पड़ेगा। हर राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्थानीय लोग उठ रहे हैं, सतर्क हो जाइए, वरना आप नाप दिए जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहना पड़ेगा। दूसरा एक बड़ा मुद्दा बताता हूं दोस्तों, जो भाजपा सरकार के साथ चस्पा कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सरकारी नौकरी देती ही नहीं है, जबकि मोदी जी लगातार खुद नौकरी बांट रहे हैं। मगर फिर भी ये चस्पा है। ये जो एक इमेज बनी हुई है ना दोस्तों, इससे मोदी सरकार को निकलना ही पड़ेगा। ये जेनजी के जमाने में, ये मैं आपको बताता हूं।
अच्छा, मोदी सरकार में या भाजपा के इर्द गिर्द एक और बड़ी समस्या है, भयंकर कंफ्यूजन है, वो मैं पहली बार आपके सामने रखता हूं दोस्तों। इन लोगों को लग रहा है कि सब कुछ जेनजी से ही, माने इंस्टाग्राम से तय हो रहा है। भाई इंस्टाग्राम में बहुत फोकस है, अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। इनको लग रहा है कि इंस्टाग्राम से सीजेपी पैदा हो गई तो इंस्टाग्राम से ही चल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। भाई अभिजीत दीपके तो बहुत पहले आ गया भारत, इसने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, कोई असर रहा नहीं रहा। फिर वो दोबारा घूम करके जंतर मंतर आया, फिर प्रदर्शन किया, उसका कोई असर रहा दोस्तों? बिल्कुल नहीं रहा। ये असर आखिरी फेज में शुरू हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में जो मोदी विरोधी यूट्यूबर्स हैं वो कूद पड़े। मैं जिनका नाम लेता हूं ना अक्सर, रवीश कुमार से लेकर ध्रुव राठी से लेकर तमाम यूट्यूबर्स, जब तक वो नहीं कूदे इस आंदोलन को गति मिली ही नहीं मिली। ये मैं आप बता रहा हूं। शुरू में केवल इंस्टाग्राम वाले लगे रहे, कोई फायदा ही नहीं हुआ। और आपको सुनकर बुरा लगेगा दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मोदी विरोधी यूट्यूबर्स जो भी हैं, उनके वीडियो की क्वालिटी के सामने राष्ट्रवादियों के वीडियो की क्वालिटी कहीं पर भी नहीं टिकती। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देशभक्त नाम से चलाते हैं आकाश बनर्जी। मैं अभी आपको कह रहा हूं, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। भाई इनके सारे वीडियो मैं देखता हूं, कोशिश करता हूं, छोड़ता नहीं, स्कैन कर लेता हूं। इनके वीडियो की क्वालिटी देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। पता है ये मोदी विरोधी नैरेटिव चलाते हैं, मगर इनकी क्वालिटी जो है दोस्तों, अपने इस राष्ट्रवादियों के इकोसिस्टम में एक भी आप दिखा दीजिए जिस तरीके से ये लोग रिसर्च को एक पैनापन देते हैं, एक नैरेटिव के तहत गूंथते हैं, उसमें तथ्यों को डालते हैं, उसकी एडिटिंग, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी को, सब कुछ देख लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर इसी तरीके से आप ध्रुव राठी को देखिए, ध्रुव राठी के वीडियो की क्वालिटी को देखिए। अच्छा, आपके मन में सवाल उठेगा, बहुत सारे लोगों के मन में, कि फिर ये राष्ट्रवादी क्यों नहीं बनाते? ये सवाल उठ सकता है, मैं इसका जवाब देता हूं। ये जब बनाते हैं ना दोस्तों ये वीडियो, तो इनका सारा इकोसिस्टम इनके एक दूसरे के वीडियो को घुमाता है, लोगों के बीच पहुंचाता है, पॉपुलर करता है। हमारे इस इकोसिस्टम में, राष्ट्रवादियों में, इसकी इसका घोर अभाव है दोस्तों। ये एक दूसरे को बढ़ाते नहीं है, और खुद भाजपा वाले नहीं बढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद कोशिश की दोस्तों, बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी के वीडियो, लेकिन उसमें यह अभाव मैं महसूस करता था। यानी यहां पर सरकार को बहुत गंभीरता से उन राष्ट्रवादियों को आगे बढ़ाने की जरूरत है जिनके रिसर्च में एक पैनापन है, एक धार है। अब एक सवाल दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी का युग खत्म हो गया है? इस सवाल का जवाब, मेरा जवाब सुन लीजिए। जिनको गलत फहमी पालनी हो वो पाल लें, जिनको लग रहा है कि मोदी जी का युग खत्म हो गया वो सोच लें, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? मैं इसका जवाब देता हूं दोस्तों। मोदी का युग कोई नहीं खत्म कर सकता। मोदी जी किसी से न डरते हैं न झुकते हैं, लेकिन ये 12 साल का वक्त इतना बड़ा है दोस्तों, जो न चाहते हुए भी एक ऐसी फीलिंग क्रिएट कर देती है कि यार एक ही आदमी को हम देख रहे हैं, ये गड़बड़ चल रहा है। अब इन कॉकरोचों के मूवमेंट से मैं बताऊं दोस्तों, मोदी जी को बड़ा फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। मोदी जी में कोई कमी नहीं निकाल सकता, लेकिन जो अंदर ही अंदर गुस्सा था ना, जो कहीं ना कहीं से इधर उधर से जमा हो रहा था, उनके सहयोगियों की वजह से वो निकल पड़ा है। वो गुस्सा, वो मवाद निकल पड़ा है। दूसरा, लोगों ने ये देखा कि अगर हम मोदी जी के विकल्प में किसी को देते भी हैं तो ये तो बड़ी असभ्यता से पेश आते हैं। भाई ये गालियां देते हैं, ये हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो विरोधी है, इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है, कुछ भी नहीं है। यानी जो गुस्सा जिन लोगों का, और मैं न्यूट्रल वोटर की बात कह रहा हूं, देखिए जो कैडर वोटर अलग कर दीजिए, न्यूट्रल लोगों की बात कर रहा हूं, उन्होंने इस कॉकरोच मूवमेंट में देख लिया कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। यही सच्चाई है दोस्तों, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ इंतजार कीजिए, मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता।
ये बड़ा अच्छा काम हो गया। जिनको लग रहा है ना कि मोदी जी झुक गए, मोदी जी झुके नहीं है। मोदी जी ने दिखाया कि हम आपके लिए जीते हैं, इसलिए आपके लिए हम झुक भी सकते हैं। कांग्रेस की सरकार ना तो झारखंड में झुकी, ना केरल में, ना हिमाचल में, ना पंजाब में, कहीं भी नहीं, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं। तो ये है असलियत। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों कि मोदी सरकार को इस क्षेत्र में भी काम करने की सख्त जरूरत है। आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल नए अंदाज में आपको ये वीडियो रखने की कोशिश की है। आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।